तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं उसके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्नर्स की थ्योरी कि वर्नर्स ने क्या बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। वर्नर्स ने ये नहीं बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे, पर उसने बहुत सारी चीज़ें बताई थी थ्रू आउट देयर एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेटल के बारे में, मेटल लिगेंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है और ब्ला ब्ला चीज़ें, ज्योमेट्री क्या होती है। बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाया था। हमने लिमिटेशन पढ़ी थी। एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वो कलर कॉम्प्लेक्स की तो लिमिटेशन अलग है, क्योंकि वो उसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कुछ नहीं बता पाई। कलर के बारे में तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो कि थी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ज्योमेट्री कभी स्क्वायर प्लेनर आ रही थी और कभी आ रही थी टेट्राहेड्रल। सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका जवाब वर्नर्स के पास नहीं था, परंतु इसका जवाब था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास। तो इसका जवाब भी हम समझेंगे और हर चीज़ समझेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई कैसे और किसने दी। तो सबसे पहले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो दी थी वो पाउली ने दी थी। पाउली एक साइंटिस्ट थे, POULING। इन्होंने वीबीटी दी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। हाँ, वीबीटी दो है, दोनों का बेसिक सेम है, बेस सेम है कि होती है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, बट पॉइंट समझना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक है कोवेलेंट कंपाउंड के लिए जिसमें शेयरिंग होती है, और ये जो वीबीटी पढ़ी है कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए जिसमें डोनेट करते हैं लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसमें होती है डोनेटिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। तो ये पाउलिंग ने दी थी। पाउलिंग ने कहा था, सबसे पहले कहा क्या था, उसने कहा था चलो कोई भी मेटल है, मेटल की प्योर s p और d ऑर्बिटल, जैसे एग्जांपल है Fe है हमारे पास। Fe का 26 होता है, मतलब 3d6 4s2। इसमें जो s का एक प्योर होगा ये s है, 1 2 3, एक्चुअली d पहले आएगा ना, d पहले आएगा, 1 2 3 4, ये d, ये s, ये s का p और ये s का d। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक खाली है। तो इन्हें कहा ना कभी भी ये जब ये होते हैं प्योर एस, इनको कहते हैं प्योर, नहीं कहते हैं प्योर ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल जो पहले से अपनी खुद की फॉर्म में है, CD अलग है, 4s अलग है, 4p अलग है, 4d अलग है, इनको कहते हैं प्योर ऑर्बिटल। पाउलिंग ने सबसे पहली बात ये कही कि कभी भी मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाने में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने में ये जो प्योर ऑर्बिटल होते हैं ये कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। प्योर s p and d ऑर्बिटल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो सवाल क्या पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे उन्होंने कहा कि पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर एक नया ऑर्बिटल बनता है इस तरीके से, इसे कहते हैं sp3d2। इस तरीके से एक नया ऑर्बिटल बनते हैं जिनमें हमारे बॉन्डिंग, जिनसे हमारी क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। तो पाउलिंग ने सबसे पहले क्या कहा, उन्होंने कहा प्योर s p and d ऑर्बिटल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। पार्टिसिपेट कौन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ, पहला पॉइंट कहा कि वैकेंट ऑर्बिटल। अब वैकेंट होनी चाहिए, हाँ वहाँ तो कोई भी चल जाते थे कोवलेंट क्योंकि वहाँ शेयरिंग होती है, बट यहाँ वैकेंट होनी चाहिए, तभी तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे उधर, तब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा ना। तो वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन। जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। देन आफ्टर then these hybrid orbital undergo bonding। तब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये जाते हैं किसमें, बॉन्डिंग में। सबसे पहला पॉइंट ये था कि वैकेंट ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल या क्या कहें प्योर ऑर्बिटल, प्योर s प्योर p प्योर d ऑर्बिटल कभी भी कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सबसे पहले वैकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम के हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, उसके बाद जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तब जाके वो क्या होते हैं,
बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिड कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए ये था, ठीक है। तो वैकेंट बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन हुआ और ये चल गया। अब कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा तो याद रखना, इसके आगे थोड़ा सा पॉइंट लिख देना, बेस्ड ऑन द नंबर स्लैश नेचर ऑफ लिगेंड, नंबर स्लैश नेचर ऑफ लिगेंड। अगर मान लो 6 आ रहे हैं, जैसे ये MnCN6 6 CN आ रहे हैं, तो 6 CN के लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए होंगे ना, तो Mn क्या करेगा, अपने 6 वैकेंट ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करेगा। अगर यहाँ पे CN4 4 आ रहे होते तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करेगा। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लिगेंड, नेचर क्या है। अब मान लो ये Mn के साथ En का ऑर्बिटल है, अब आ तो 2 ही रहे हैं, बट पता है En देता है 1 2 है, तो 2 En कितने देंगे, 4 पेयर देंगे। तो Mn को यहाँ पे 4 वैकेंट ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन द नंबर और नेचर ऑफ लिगेंड, या तो नंबर लिगेंड के नंबर में, लिगेंड के नेचर से बेस्ड होकर वैकेंट ऑर्बिटल सेंट्रोमेर एटम के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बहुत बढ़िया। अब जैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जैसे ये होगा, सेकेंड पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम overlap with the orbital, लिगेंड के हाइब्रिड नहीं होता है, लिगेंड के नॉर्मली ऑर्बिटल रहते हैं, तो ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड्स। तो क्या काम है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ओवरलैप विद द ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड्स। ये सेंट्रल मेटल एटम का ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट है, ये खाली होना चाहिए, तो ये है वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये लिगेंड के ऑर्बिटल जिसके पास लोन पेयर है, ये है लिगेंड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है, इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, और जब ओवरलैपिंग कंप्लीट होगी इस तरीके से, तब ये बनेगा बॉन्ड। ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको कह सकते हैं मेटल लिगेंड, ये है मेटल लिगेंड। तो समझ में आया क्या हुआ। सबसे पहली चीज, प्योर sp-Da ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पार्टिसिपेट, तो अब सवाल आया कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो पार्टिसिपेट हमेशा तुम्हारे हाइब्रिड ऑर्बिटल करेंगे। किस बेसिस में, सेंट्रोमेर एटम नंबर ऑफ लिगेंड या नेचर ऑफ लिगेंड के बेसिस में हाइब्रिडाइज करेगा अपने ऑर्बिटल को, और उसके बाद हाइब्रिड और सेंट्रोमेर वैकेंट हाइब्रिड, पूरा लिखोगे तो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रोमेर एटम ओवरलैप विद द ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड्स, या ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड्स ब्रैकेट में लिख सकते हो विद इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, और इस तरीके से मेटल लिगेंड बॉन्ड बनेगा। तो ये तो बेसिक चीज़ होगी कि ऐसा होता है। अब थोड़ा सा इसको ही हमें डिटेल में अंदर जाके पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं, किस तरीके से हाइब्रिडाइज होते हैं। वैसे हमें पता है, बट एक बार एक दो एग्जांपल से समझते हैं, फिर आगे की पीपीटी को करेंगे, ठीक है। अब जैसे एक ले लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं, जैसे CuH2O का होल 6+2, ये मेरा कंपाउंड है। इसका मेरे को बनाना है कि क्या इसका वो मतलब वीबीटी, इसको क्या कहते हैं, वीबीटी कहती है कि देखो, सबसे पहले सेंट्रोमेर एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी जाएगी। कॉपर +2 में कितना होता है, देखो कॉपर +2 में बताना चाहिए, कॉपर के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है वो एक्सेप्शनल होती है, तो ये 3d10 4s1 होती है। जिस किसी को अगर याद है तो 3d10 4s1 होती है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, तो एक्चुअल कॉपर +2 की आएगी 3d9 4s0, इसके आगे होगा 4p0 और 4d0। 3d9 तो फुल है, 3d9 तो फुल है, तुम खुद देखोगे अगर 3d को खोलोगे तो ये तो फुल है, लगभग फुल ही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से फुल होते हैं। तो यहाँ तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, तो 3d9 को खोलने की तो कोई जरूरत नहीं। 4s0 4p0 और 4d0 को खोलते हैं, इसको यहाँ से खोलते हैं। ये है 4s0, ये है 4p0 और ये है 4d0।
अब मुझे बताओ सारे सारे वैकेंट है, तीन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यही वैकेंट ऑर्बिटल देखो ये होते हैं प्योर, अलग अलग में प्योर होते हैं। अब हाइब्रिडाइज होंगे सबसे पहले 6 H2O आ रहे हैं, H2O एक एक ही पेयर देते हैं, तो मोनोवैलेंट है, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल मेरे को चाहिए। शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 चाहिए, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। 6 वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज, तो हाइब्रिडाइज हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ Cu + 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आएंगे, ये सभी को एक साथ लिखोगे, ये 3 इसके और 2 इसके, ये रहे, एक S का, 3P का, 2T का, तो इसका नाम हो जाएगा S, इसका नाम हो जाएगा sp3d2, एक S 3P 2T, तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो जाएगा sp3d2। हमें पता है बीबीटी हमने लास्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक पढ़ी है, तब याद आ रहा है, तो sp3d2 हो जाएगा। तो अगर अब मुझे CuH2O का होल 6 + 2 बनाना है, तो कैसे बनेगा, इस तरीके से। ये जो मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4 5 6, इनमें हमारे इलेक्ट्रॉन देंगे कौन, 6H2O के विकेट, इन जगह में इलेक्ट्रॉन देंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और हमारा CuH2O होल 6 प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बन जाएगी। आई बात समझ में, बहुत इतना ही तुम्हें दिखाना पड़ता है। इसके स्ट्रक्चर में अभी आते हैं। तो अगर वैलेंस बॉन्ड थोड़ी यही कहती है कि सबसे पहले क्या होता है, कॉपर जो होता है, कोई भी अपना सेंटर मेटल एटम है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करेगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ विकेंड या नेचर ऑफ विकेंड क्या आ रहा है। इसके बाद जाके उन वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमारे लिगेंड इलेक्ट्रॉन को देंगे। इसके बाद जाके हमारा बॉन्डिंग, हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल दी, पहले इसके आगे बात करते हैं एग्जांपल में बात, और भी बहुत सारे, अभी तो बीबीटी शुरू नहीं है, अभी सारे 2 पॉइंट है, ये एक बीच में एग्जांपल होता है। पॉइंट नंबर 3, ज्योमेट्री। पॉइंट नंबर 3 ज्योमेट्री पर वर्नर्स थ्योरी कहती थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री होता है, परंतु बीबीटी कहती है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बताता है। कौन ज्योमेट्री बताता है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बताता है। मतलब कंपाउंड में जो मेटल का हाइब्रिडाइजेशन आया ना, जैसे यहीं पे आया था, क्या आया था, sp3d2, ऐसे अगर हाइब्रिडाइजेशन आया था तो कंपाउंड का जिस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन आया है, अगर वही हाइब्रिडाइजेशन किसी और मेटल का आएगा तो उसकी क्या ज्योमेट्री बनेगी, इस पर समझते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या आ सकते हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन आ सकते हैं sp, sp2, sp3, एक यहाँ पे एक और बनता है dsp2, और एक बनता है sp3d2, एक बनता है d2sp3। ये समझना, ये 6 में ना, अभी तुम्हें 6 ही पढ़ने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक की है, मैंने वर्नर्स थ्योरी में भी बात करी थी। तो 6 ही हाइब्रिडाइजेशन मेजरली यहाँ बनते हैं, sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d2, d2sp3। ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए। अगर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ तो वहाँ पे हाइब्रिडेशन sp बनेगा, ऑब्वियसली 2 कोऑर्डिनेशन नंबर था, 2 लिगेंड आ रहे होंगे, 2 लिगेंड आएंगे तो एक s एक p हाइब्रिड होंगे, तो वहाँ पे ज्योमेट्री ऑब्वियसली लीनियर आएगी। ये तो वर्नर्स ने निकाला। sp2 मतलब एक s 2p मतलब 3, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मतलब 3 लिगेंड आएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। 3 लिगेंड का मतलब वहाँ पे क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे भी इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 मतलब एक s 3p मतलब 4, मतलब 4 लिगेंड आएंगे। 4 लिगेंड में ध्यान सुनना, 4 लिगेंड मतलब कौन सी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल बनेगी। एक 4 लिगेंड आ रहे थे, हमने एक s को 3p को हाइब्रिडाइज कर दिया, जैसे हमने अभी किया था ना, ऐसे 4 के लिए हमने एक s 3p को हाइब्रिडाइज किया, तो वहाँ पे बन जाएगा क्या, टेट्राहेड्रल। क्या, टेट्राहेड्रल। dsp2 क्या होता है, अभी तुमने सुना था वर्नर्स थ्योरी में कि कभी कभी स्क्वायर प्लेनर भी बन जाता था। अब स्क्वायर प्लेनर कैसे बना था, तो इसका जवाब ये है कि भाई साहब सुनो, होता ही है कि अब देखो मुझे चाहिए 4 लिगेंड के लिए जगह, 4 लिगेंड के लिए जगह। मुझे पता नहीं कुछ ऐसा होता है कंपाउंड में, अभी हमने कॉपर में पढ़ा था, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा आया था 3d9 4s0
4p0 3d9 बना था पूरा 3d9 पूरा बना इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बना था। मान लो मेरे को यहाँ पे 4 लिगेंड जोड़ने, 4 लिगेंड जोड़ने, तो मेरे को 4 लिगेंड जोड़ने के लिए 4 ऑर्बिटल को करना पड़ेगा, 4 वैलेंट ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। तो मैंने एक S पकड़ा और 3 P पकड़े और हाइब्रिडाइज कर दिया, तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन बना sp3, ज्योमेट्री बनी टेट्राहेड्रल। अगर मान लो नसीब से कुछ ऐसा होता, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ मतलब ये हमारा मान लेते खाली होता, ऐसा कुछ होता। नसीब से क्या होता, कॉपर की जगह कोई और मेटल होता, हम मान लेते हैं यहाँ पे स्केडियम ही है, उसका 3D ऑब्वियसली बनी रहता है, ये ऐसा कुछ होता है। या स्केडियम की जगह मान लेते कोई भी मेटल होता, मेटल अभी समझो, क्योंकि मैं अभी एक चीज़ नहीं ला रहा हूँ, पेयरिंग वाली चीज़ नहीं ला रहा हूँ। मान लेते हैं अगर ऐसा होता कुछ, ये ऐसा होता, अब मुझे अगर 4 लिगेंड जोड़ने पड़ते तो मैं अभी भी sp3 करता नहीं, मेरे पास एक और चांस है, मैं ये d भी तो खाली है ना खाली, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। एक d ले लिया मैंने पीछे कहा, एक s ले लिया, 2 p ले लिए, एक d एक s 2 p dsp2 भी तो बना सकता हूँ, dsp2 ये भी तो बना सकता हूँ, 1 2 3 4 लिगेंड आ जाएंगे। तो जब भी मेटल 4 लिगेंड को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके पास इनर d ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो उसे sp3 अगर वो हाइब्रिडाइजेशन बना रहे तो वहाँ पे टेट्राहेड्रल बनती है। लेकिन नसीब से अगर उसके पास इनर d ऑर्बिटल खाली मिल गया और अगर इनर d ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन हो गया और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया, तब जाके वो कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर दिखाता है। यही चीज वर्नर्स नहीं बता पाया था कि क्यों कहीं पे टेट्राहेड्रल आ रहा है, क्यों कहीं पे स्क्वायर प्लेनर आ रहा है। इसके बारे में हमारे महान वर्नर्स पॉली जी ने बताया कि सुनो, होता ऐसा है कि अगर मेटल में sp3 हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो, मतलब बाहर के आउटर ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो हमारा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनेगी। लेकिन अगर नसीब से कभी अंदर का d खाली मिल गया और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, तो उस पॉइंट पे ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर बनेगी। अब इसी चीज को समझिए, अभी बात करते हैं अगले की। ध्यान सुनना, एक और चीज चाहिए, ठीक है, क्योंकि समझ आया ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे sp3 और स्क्वायर में दो चीज की आई थी, तो ये पॉइंट है टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, मतलब sp3 और dsp। अगला आता है sp3d2 और एक और आता है इसमें d2sp3। दोनों में देखो, एक s 3p 2d, तो 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, तो दोनों में ज्योमेट्री से स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल बनती है, ठीक है। लेकिन ये दो क्या है पॉइंट समझे, इसमें भी बात सिंपल सी है। ये इनर d ऑर्बिटल है, इसके बाद s, इसके बाद p, इसके बाद आउटर d। 5 जोड़ने, 5 कैसे जोड़ूंगा मैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 जोड़ने ना, 1 2 3 4 5 6। मैंने अगर ये कर दिया sp3d2, बाहर वाला d ले लिया मैंने, 4d वाला बाहर वाला d, तो इसको कहते हैं आउटर ऑर्बिटल। ये मैं अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आउटर ऑर्बिटल। लेकिन अगर मैंने इनर वाला इस ये डी अगर मेरे को खाली मिल गया, मैंने ये ले लिया, तो इसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल। इसमें कोई ज्योमेट्री चेंजिंग नहीं आती, जैसे अगर यहाँ हो रही थी 4 में, इनर वाले में स्क्वायर आ रहा था, आउटर वाले में टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ इनर हो आउटर हो, स्क्वायर में पिरामिडल की रहती है, मतलब ऑक्टाहेड्रल भी इसमें रहती है। तो ये समझना, तीसरा मुझे आना, ज्योमेट्री किस क्या बनती है, sp में लीनियर, sp2 में ट्रायगोनल प्लेनर, sp3 में टेट्राहेड्रल, dsp2 में स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 या d2sp3 में स्क्वायर बाय पिरामिडल ऑक्टाहेड्रल। आगे बात समझना, ओके। अब आते हैं ध्यान से सुनना। अब ये sp3 और d2sp3 में बात आती है। पॉइंट नंबर 4, ये था पॉइंट नंबर 3 ज्योमेट्री, और आते हैं पॉइंट नंबर 4 इनर एंड आउटर ऑर्बिटल, या जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड, ये भी आते हैं। 2 पॉइंट एक साथ करा रहा हूँ, दोनों का मतलब एक ही है, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, या कहीं स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड। ध्यान से सुनो इसका मतलब। ओके, सबसे पहले
ये जो मेन ये बात होती है, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड। तो लिगेंड होते हैं दो टाइप के, या तो लिगेंड होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे एग्जाम्पल बताओ तो लिगेंड होते हैं दो टाइप के। लिगेंड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक होता है वीक, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के एग्जाम्पल होते हैं CO, NO, CN, एक और होता है CO, NO, CN। और वीक लिगेंड के एग्जाम्पल होते हैं H2O, NH3 या कोई भी हाइड्रोजन। ये होते हैं वीक लिगेंड। लिगेंड हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग, एक होते हैं वीक। अब ये ऐसा स्पेशली स्ट्रॉन्ग वीक होता क्यों है, ये भी CFT बताती है, बट ध्यान से सुनना। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग, एक होते हैं वीक। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के एग्जाम्पल है CO, NO, CN। वीक लिगेंड के एग्जाम्पल है H2O, NH3 या कोई भी हाइड्रोजन। एक एक्सेप्शन आता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, अगर ये NH3 कार्बन के कोबाल्ट के साथ आ जाए, NH2 कोबाल्ट भी स्पेशली कोबाल्ट +2 के साथ आ जाए, तो ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या होता है? अगर कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कोई भी लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो पेयरिंग कराएगा, सबसे पहले वो कराएगा पेयरिंग। और कोई लिगेंड अगर वीक है तो वो पेयरिंग नहीं करेगा, नो पेयरिंग। पेयरिंग क्या होती है? बॉन्ड बनाने से पहले अगर कोई लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर अटैक करने के लिए आ रहा है तो पहले पेयरिंग करेगा, फिर जाकर अटैक करेगा। लेकिन अगर वीक लिगेंड अगर अटैक करने के लिए आ रहा है तो वो पहले क्या करेगा, वो कोई पेयरिंग नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट अटैक करेगा। इसका मतलब समझना, एक सेम एग्जाम्पल से समझना। MnCl का होल 6, MnCl का होल 6 +2, +2 MnCl का होल 6, MnCl का होल 6 +4 और एक ले लेता हूँ Mn2 का होल 6 या Cl6, MnCl6 +4 -4। ये दो एग्जाम्पल है। चलो चेक करते हैं इनकी कॉम्प्लेक्स क्या है, बता सकते हैं। सबसे पहले क्या करते थे, Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट -6 = -4, 6 = +2 आ रही है। तो Mn+2 में क्या आएगा, 3d5 4s0 4p0 4d0। ये है मेरा D, 1 2 3 4 2 3 4, ये हो गया। डी में कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। MnCl6 में क्या होगा, Mn की भी यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3d5 4s0 4p0 4d0। 3d5 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, 4s0 का मतलब हो गया 4p ये, और 4d पूरा नहीं होना सब बात है, 1 2 3 बात है, 4d0 पूरा बनाने जगह नहीं है तो ऐसे बनाना है। ठीक है, दोनों सेम है। अब ध्यान से सुनना, अब एक चीज़ होगी, लिगेंड आ रहा है अटैक करने के लिए, लिगेंड आ रहा है अटैक करने के लिए। यहाँ लिगेंड है Cl, कौन है, साइनाइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और यहाँ लिगेंड है Cl6 जो कि हेलोजन है, जो कि एक वीक लिगेंड है। हमें पता है अगर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैक करने आता है तो वो पहले पेयरिंग करा देते हैं। किनकी, ये जो लोन पेयर दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ, कराओ पेयरिंग। बस कितने लोन पेयर हैं, 5, करा दो पेयरिंग। 5 लोन पेयर की पेयरिंग से शुरू करें, 1 2 3 4 5। यहाँ पे वो हुंड का नहीं चलता कि वैसा पहले तुम एक इलेक्ट्रॉन भरोगे फिर जाके पेयरिंग करोगे, नहीं। ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये उस रूल को भी ओवरलैप करके यहाँ पे डायरेक्ट पहले पेयरिंग करा देते हैं। जिसने करा दी पेयरिंग। ये Cl6 से वीक लिगेंड है, इस पे इतनी हिम्मत, इतनी औकात नहीं है कि पेयरिंग करा पाए, तो इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगी, इसमें कंपाउंड ऐसा वैसा होगा, तो इसमें पेयरिंग नहीं हो पाई। ठीक है, पेयरिंग नहीं। अब आ रहे हैं अगर 6 CN के लिए मुझे 6 वैकेंट ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करना है। कौन कौन से करूँगा, 1 2 3 करूँगा, नहीं, मेरे पीछे खाली है। चलो शुरू करते हैं।
1 2 3 4 5 6, तो यानी ये पकड़े, तो यहाँ से एक एस और 3 पी, 2 अंदर के डी, ये एक एस और 3 पी, ये आ गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए। क्या है ये है D2sp3, अंदर का डी, पहले 2 डी फिर एक एस फिर 3 पी, तो D2sp3। और यहाँ पे अटैक कर, यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे हमारे 6 CN इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तब जाके मेरा MnCN6 का होल 4 माइनस मतलब CN होल 6 माइनस 4 कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे कंपाउंड की पेयरिंग कराते हैं, यहाँ पे अंदर खाली यही नहीं, तो यहाँ पे ये होंगे ये होंगे 1 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जो हमारा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ये बनेंगे sp3d2, क्या sp3d2, और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन देंगे कौन 6 Cl। तो फर्क क्या आया, तो फर्क क्या आया, कंपाउंड सेम था, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही था, बट एक का जो शेप, एक का जो ये आया क्या हाइब्रिडाइजेशन आया D2sp3 आया, पर दूसरे का sp3d2 आया। कारण ये था क्योंकि एक में स्ट्रॉन्ग लिगेंड था जिसने पेयरिंग करा दी, एक में वीक लिगेंड था जो पेयरिंग नहीं करा पाया। तो पॉइंट याद रखना, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो पेयरिंग हो जाएगी, और अंदर का मैक्सिमम कंडीशन हर बार नहीं होगा, अंदर का डी ऑर्बिटल से ही हाइब्रिडाइज होगा, और जहाँ पे वीक लिगेंड होगा वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, और मैक्सिमम कंडीशन में बाहर का डी ऑर्बिटल ही आएगा। मतलब जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड वहाँ पे पेयरिंग होगी और इनर डी ऑर्बिटल आएगा, और जहाँ पे वीक लिगेंड वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, आउटर डी ऑर्बिटल आएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जहाँ पे वीक लिगेंड वहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यही चौथा पॉइंट है कि जब भी हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो पेयरिंग कराएगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जहाँ पे वीक लिगेंड आएगा वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा और एक वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ध्यान सुनना, एक और छोटा सा पॉइंट, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो सभी के सभी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें देखोगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा कोलाइड है, यहाँ पे तक भर गए, यहाँ पे भी ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दोगे बहुत कम, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम मिलेंगे, तो ज़्यादा स्पिन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ये इनर ऑर्बिटल हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कंडीशन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल पाएंगे जिसमें स्पिन ज़्यादा हो पाएगी। तो चौथा पॉइंट ये था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वीक लिगेंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे पेयरिंग होती है, बीच में पेयरिंग नहीं होती है, ये आप दिखा सकते हैं, ऐसे ज़्यादा जरूरत नहीं है और ज़्यादा दिखाने की, ठीक है। अब आता है आखिरी पॉइंट, पांचवा पॉइंट, मैग्नेटिक बिहेवियर, फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म नहीं है, ज़्यादा नहीं है, फिर एक लेक्चर बचेगा इसके बाद, क्या 2 लेक्चर, इसमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी खत्म हो जाएगा। लास्ट पांचवा पॉइंट आता है मैग्नेटिक बिहेवियर, और ये तो सिंपल है, मैंने पढ़ाई है, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है ध्यान से समझना। मैग्नेटिक बिहेवियर हमें पता है 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ठीक है। वैसे तो 5 होते हैं, पढ़ोगे अभी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, ये इसी सेमेस्टर में अभी पढ़ोगे, मैं अगले लेक्चर या अगले लेक्चर में समझा दूंगा। तो मेन लेकिन कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, पैरा और डाया। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे कंपाउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं। डाया होते हैं रिपेल फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे कंपाउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, मतलब धक्का लगाते हैं, ठीक है। बात है समझ में। हम कैसे पहचाने, सिंपल बात, लोन पेयर है, सॉरी लोन पेयर, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं मेटल के पास तो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अगर अनपेयर्ड सारे पेयर इलेक्ट्रॉन है, सारे पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक है। अगर वो डायमैग्नेटिक है तो उसका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा। अगर वो पैरामैग्नेटिक है मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट का हमला होगा √n+2 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तो हो गया।
तो बात सिंपल है। लास्ट है मैग्नेटिक बिहेवियर। दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड मैग्नेटिक फील्ड की तरह अट्रैक्ट होते हैं, डायमैग्नेटिक रिपल होते हैं। पैरामैग्नेटिक को पहचानने का तरीका है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डायमैग्नेटिक में सारे के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने चाहिए। और अगर डायमैग्नेटिक है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, लेकिन अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्म से हम निकाल पाएंगे। इसकी यूनिट होती है बोर। ठीक है, इतना अगर उसने बोला कि डिफाइन या डिफाइन द पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इतना तो कम से कम 5 पॉइंट तो दिखाने पड़ेंगे। इसके बाद एक एग्जांपल पक्का दिखाना पड़ेगा, बिना एग्जांपल ही नहीं होगा। एग्जांपल दिखाओगे नंबर 15 मार्क्स क्वेश्चन होगा, एग्जांपल दिखाओगे 15 मिलेंगे, नहीं दिखाओगे तो पक्का 11 बार भी मुश्किल है मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा नंबर, बहुत ज़्यादा इनमें हार्ड सेटिंग होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, ओके, MnCN ये तो अभी बना दिया था हमने। ओके, NiCN4 एक सवाल का NiCN4 +2 और एक करते हैं सेम NiCl4 +2, ये बराबर ये NiCN4 +2 NiCl4 +2 सॉरी -2 और +2 माइनस। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, दोनों एक साथ करते रहे, जल्दी हो जाएगा। सबसे पहला काम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। निकल की यहाँ ऑक्सीडेशन -4 +2 है और यहाँ भी +2 है। निकल +2 बताओ नजीर 28 आता है, 3d8 4s2 आता है, फिर ये आएगा 3d8 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 4s0 4p0, ज़्यादा सारे रहते हैं उतना करने की जरूरत नहीं, डी दिखाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ भी आएगा 3d8 4s0 4p0। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बना दो ऑर्बिटल, ये है 8 सॉरी 4 और ये 1 और ये 3, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 2 और 3, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ना इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 4 लिगेंड आ रहे हैं तो मतलब मेरे को 4 ऑर्बिटल खाली छोड़ने हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दो तो एक चीज याद रखना, इस साइड आ रहा है CN साइनाइड, उस साइड आ रहा है CN हेलोजन। CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और CN एक वीक लिगेंड है, तो CN आने से पहले कराएगा पेयरिंग। तो लिखोगे CN इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसकी वजह से हो जाएगी वैसा पेयरिंग हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 तो ये दोनों एक साथ पेयर हो जाएंगे इस तरह से। बट यहाँ वीक लिगेंड कुछ नहीं, यहाँ को दिखाने की जरूरत है नहीं। बट अगर क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन क्या आएगा, सवाल पूछता हूँ, इससे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, ओके, अब करो हाइब्रिडाइजेशन। 4 आ रहे तो 4 वैलेंट ऑर्बिटल छोड़ने, 1 2 3 4 हो गई है। यहाँ भी 4 करने हैं, तो फुल है 1 2 3 4 ये। यहाँ जो हमारा ये बना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 1 2 3 4, ये क्या है DsP2, जिस लाइन रेंज में होता है उसको दिया है DsP2। और यहाँ जो बना ये जो बना ये है sp3, यह sp3। और इन्हीं ऑर्बिटल में हमारा जो 6Cn है वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा। इन्हीं ऑर्बिटल में हमारे 6Cl अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, तब जाके NaCl4 NaCN4 कंपाउंड बनेगा। अब आते हैं कुछ चीज़ों में। सबसे पहली चीज़ ये है DsP2, अंदर पहले D है तो ये है इनर ऑर्बिटल कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आता है क्योंकि sp3 D वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल वाला सिस्टम नहीं आता। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल खाली D2 sp3 D2 में आता है। D अंदर वाला है, D बाहर वाला है। यहाँ D अंदर वाला है बट यहाँ D बाहर वाला थोड़ी है, तो इसमें यहाँ पे इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल वाला सिस्टम नहीं आते। यहाँ पे क्या सिस्टम आते हैं, पहली चीज़ क्या यहाँ को एन पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, देखो इनमें तो फुल आएंगे ऐसे, ये तो मत सोचना कि इन लोगों आता है ये फुल आएंगे। यहाँ देखो यहाँ फुल है फुल, तो यहाँ कोई भी एन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, सीधा डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। पॉइंट नंबर 2 DsP2,
क्या ज्योमेट्री बनती है? स्क्वायर प्लेनर। अब इधर आते हैं, इनफिनिट इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, हाँ 2 इनफिनिट इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये क्या है? एक पैरामैग्नेटिक। अगर पैरामैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आता है रूट n इंटू एन प्लस टू। एन कितने हैं? 2, तो रूट 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 दूनी 8, तो रूट 8 निकालने हम लोग होता है 8 प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 3 6, 8 प्लस 9 17 और 6 17, तो 6 2.17 है ना, तो आर बचेगा 5 आएगा 50, 6 6 आएगा 48, 2.8 समथिंग, 2.84 मैग्नेट्रॉन इसकी क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक है तो कुछ ना कुछ इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, तो 2.4 मैग्नेट्रॉन। और एस पे देखा शेप क्या आता है? ज्योमेट्री क्या आती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इतना तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। अब सवाल क्या आता है बेटा, ध्यान से, सवाल इतना ही आता, सवाल आता है तुम्हारा, या तो अगर मैं सवाल देगा तो इतना बढ़िया सवाल देगा। क्या सवाल देगा? Why NiCN4 and have why NiCN4 is a diamagnetic compound while NiCl4 is a paramagnetic compound? तुम कहोगे यार, अरे यार ऐसा कैसे हो रहा है? दोनों साइड Na है, साथ लिगेंड आ रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट भी सेम है, फिर भी एक डाया हो रहा है एक पैरा हो रहा है। तो जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि भाई एक में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक में वीक लिगेंड है। ठीक है, या ये पूछ सकता है कि why NiCl have square planar geometry and why NiCl4 have tetrahedral geometry? तो कोई समझ नहीं आएगा। जितना हम वो कहेंगे कि अगर इसमें स्क्वायर में तो इसका पक्का हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ रहा होगा, उसका sp3 आ रहा होगा। तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो ये थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर तुम्हारी 15 मार्क्स में आएगी तो पूरा दिखाना पड़ेगा, इस तरीके से 2-3 एग्जाम्पल दिखा के और अच्छे से लिख के दिखाना पड़ेगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।